नमस्कार, अभिवादन में दुर्गेंद्र चौहान। भारत निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों की घोषणा कर दी है। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव होने जा रहे हैं। 5 साल वो वक्त रहा जब धारा 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर राजनीतिक प्रक्रिया के इंतजार में था। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं। 5 साल सरकार और उसके बाद 5 साल से वहाँ धारा 370 हटाने के बाद से राज्यपाल का शासन, लेफ्टिनेंट गवर्नर वहाँ शासन कर रहे थे। और अब ये उम्मीद थी तमाम राजनीतिक दलों को, तमाम लोगों को कि वहाँ राजनीतिक प्रक्रिया बहाल होगी, राजनीतिक गतिविधियाँ होगी। और ये घोषणा कर दी कि जम्मू कश्मीर में जश्न का माहौल है। वहाँ लोग लाल चौक पर भी निकलकर इस घोषणा का स्वागत किया, लोगों ने भारत का झंडा लहराया और तमाम तरीके से खुशी का इजहार किया। इस घोषणा के साथ ही जम्मू कश्मीर में सियासी माहौल गरमाने लगेगा। ये चुनाव वहाँ 3 चरणों में होंगे। पहला चरण 18 सितंबर को होगा, दूसरा चरण 25 सितंबर को होगा और उसके बाद फिर आखिरी चरण 1 अक्टूबर को होगा। यानी 3 चरणों में वहाँ चुनाव होंगे। हालांकि परिसीमन में राज्य में जितनी भी सीटें निर्धारित की गई हैं उतने पर चुनाव नहीं होंगे। इसकी क्या खास वजह है, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। जम्मू कश्मीर में कुल 114 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन राज्य में विधानसभा सीटों के डिलिमिटेशन के बाद चुनाव केवल 90 सीटों पर ही होंगे। ऐसा क्यों होगा? इसकी वजह है कि दरअसल ये 24 सीटें POK यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में राजनीतिक और प्रशासनिक परिवर्तनों के कारण हुई हैं। इनमें से केवल 90 सीटों के लिए चुनाव होना तय हुआ है। ये जो 24 सीटें हैं वो POK के जो लोग हैं उनके लिए हैं। वर्ष 2019 में जब जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के जरिए जब आर्टिकल 370 को हटाया गया था तो राज्य में चुनावी सीटों की सीमाओं को फिर से निर्धारित करने के लिए परिसीमन की प्रक्रिया शुरू की गई थी। मार्च 2020 में एक परिसीमन आयोग की स्थापना की गई थी। इसकी अंतिम रिपोर्ट मई 2022 में जारी की गई। इस रिपोर्ट में विधानसभा सीटों की संख्या 107 से बढ़ाकर 114 कर दी गई, जिसमें 6 सीटें जम्मू और 1 सीट कश्मीर में शामिल की गई। तो कुल मिलाकर ये चुनाव बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा धुआंधार चुनाव होगा। राजनीतिक दल इसमें अपने अपने हाथ आजमाने जा रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों के मुद्दे क्या होंगे, मसाइलात क्या होंगे, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। 5 साल बाद वहाँ राजनीतिक प्रक्रिया बहाल होगी। 370 हटने के बाद क्या बदला है? बहुत सारी परिसीमन में बदलाव आया है, बहुत सारे जो घटनाएं हो रही थी उनमें कमी आई है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हुआ है, भारत विरोधी गतिविधियों में अंकुश लगा है। बहुत सारी चीज़ें जम्मू कश्मीर में बदल गई हैं, लेकिन जश्न जमहूरियत का आगाज़ लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। इसी तरह हरियाणा में 90 सीटों पर चुनाव है, वो एक ही चरण में है। 1 अक्टूबर को वहाँ चुनाव होंगे और जम्मू और कश्मीर और हरियाणा का परिणाम 4 अक्टूबर को आ जाएगा। यानी दो इन राज्यों में 4 अक्टूबर को परिणाम आ जाएंगे। 2 करोड़ 1 लाख वोटर हरियाणा में है। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मनोहर लाल इससे पहले लगातार CM थे। अभी थोड़े दिनों पहले लोकसभा चुनाव से पहले साहब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री का दायित्व दिया गया है। वो अपने काम को अच्छे तरीके से अंजाम दे रहे हैं। सवाल यही होगा कि क्या मनोहर लाल खट्टर का जो कार्यकाल था उसकी कोई एंटी इनकम्बेंसी का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा? क्या वहाँ के जाति समीकरण, जाट आंदोलन हो, पहलवानों का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, क्या ये सब सारी चीज़ें वहाँ पर आएंगी? क्या इस तरीके की चीज़ें बहुत महत्व रखेंगी? इन सब सवालों को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज बात सब सिर्फ करेंगे जश्न जमहूरियत की। चुनाव घोषणा के बाद नेताओं की प्रतिक्रियाएं आई हैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नेताओं की, उन्हें सुनिए। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर के हरियाणा में सरकार बनाएगी
और जिस गति से देश का विकास आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, हरियाणा भी उसमें पीछे नहीं रहेगा। हम मिलकर के हरियाणा को बड़ी गति से और गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगे, बड़े मैंडेट के साथ। इलेक्शन में तैयार थे, उस वक्त भी हम इनसे कहते थे कि जब उन्होंने कुछ स्टेट्स का पार्लियामेंट्री इलेक्शन के साथ किया, हमने उस वक्त भी इनसे गुजारिश की थी कि हमारी रियासत को भी इसमें शामिल करिए, मगर उस वक्त इन्होंने नहीं किया। अब मुझे उम्मीद है कि हमें इलेक्शन मिलेगा और लोग बड़ी बहुमत से आएंगे, निकलेंगे और एक फील्ड होना चाहिए जिसमें सबके लिए बराबर का होना चाहिए। ये नहीं क्योंकि बीजेपी सेंटर में है, उनको सब सिक्योरिटी भी होगी, सब कुछ होगा, और जो दूसरी पार्टीज़ हैं उनके पास कुछ भी नहीं होगा। ये नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को ये देखना चाहिए। हमने भी इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की, यही कहा लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, किसान को इन्होंने वायदा किया कि 2022 में हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। आमदनी तो दुगनी नहीं कर पाए, लेकिन लागत कई गुना बढ़ा दी। आप देखो 2014 में डीजल का क्या भाव था, आज क्या भाव है, खाद का क्या भाव था, आज क्या भाव है, कीटनाशक दवाई का क्या भाव था, आज क्या भाव है। सब पे जीएसटी लगा दिया। हमारे टाइम में ना खाद पे टैक्स था कोई, ना कीटनाशक दवाई पे टैक्स था, और डीजल पे वैट केवल 9% था। इन्होंने डीजल पे वैट भी बढ़ा दिया, वैसे भी वैट बढ़ा दिया। कोई किसान को राहत देने का काम नहीं किया, और ये कहते हैं एमएसपी किसी को मिलती नहीं। एमएसपी का आपके सामने है बात। तो मैं कह रहा हूँ हर वर्ग, आप किसान है, दूर है, कर्मचारी है, व्यापारी है, शहरी है, ग्रामीण है, सरकार बढ़ाएगी। तो जश्न जमहूरियत अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, और कश्मीर का चुनाव ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजनीतिक प्रक्रिया जब जहाँ रुकती है वहाँ बहुत सारे चीज़ें पनपती हैं, लेकिन राजनीतिक प्रक्रिया के तहत कश्मीर में जब चुनाव होगा तो ये भी भारत के अन्य राज्यों की तरह राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल हो जाएगा, और वहाँ के लोगों ने खुशी का इजहार किया है। कश्मीर में 370 हटाने के बाद जो विशेष अधिकार था उसको लेकर कहा गया है जमहूरियत, कश्मीरियत, इंसानियत, इनकी बातें हुई हैं, लेकिन अगर देखने वाली बात होगी कि वहाँ पर अब कैसे चीज़ें होती हैं, क्या जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा, इसके बाद बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सवालात हैं। हमारे साथ जम्मू कश्मीर टाइम्स के संपादक वरिष्ठ पत्रकार संजीव केरनी जम्मू कश्मीर से जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत केरनी जी, बहुत धन्यवाद, आभार आपका वक्त देने के लिए। संजीव केरनी से हम बात करेंगे, हरियाणा को लेकर हम बात कर लेते हैं। संजीव केरनी, अभी चूँकि जम्मू कश्मीर में आप जानते हैं नेटवर्क की समस्या बीच बीच में हो जाती है, चूँकि वो ऐसा इलाका है। नवीन बंसल हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हरियाणा से जुड़े हुए हैं। नवीन बंसल की तरफ रुख कर लेते हैं। बंसल साहब, स्वागत, धन्यवाद, आभार आपका। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हरियाणा में चुनाव की घोषणा हो गई, एक ही चरण में वहाँ चुनाव है, और 1 अक्टूबर को चुनाव, 4 अक्टूबर को नतीजे आ जाएंगे। राजनीतिक प्रक्रिया जो चलेगी वो तो अपनी जगह है, लेकिन अगर देखा जाए नवीन बंसल जी, तो किस तरीके की वहाँ चीज़ें देखने को मिल रही हैं ग्राउंड जीरो पर, मुद्दे क्या हैं? अगर बात की जाए किसानों की, नौजवानों की, इस खिलाड़ियों की, तो ये हरियाणा में बहुत सारे मुद्दे रहे हो। हरियाणा ने अभी हाल के वर्षों में, अगर चाहे पहलवानों का आंदोलन रहा हो, चाहे किसानों का आंदोलन रहा हो, हरियाणा ने बहुत एक अलग तरीके का रोल प्ले किया है, और हरियाणा एक रोल मॉडल के रूप में जुझारू और आंदोलनकारी लोगों का राज्य देखने को मिला है। बहुत सारी इस तरीके की चीज़ें निकल कर आई हैं। चुनाव की घोषणा हो गई है, एक विश्लेषक के तौर पर, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर क्या मुद्दे आपको वहाँ दिख रहे हैं बंसल जी? जी, मुख्य तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा, यहाँ हरियाणा में जो राजनीति है वो जैसे पिछले टर्म में जो रहा वो रहा जाट और नॉन जाट पर जी, लेकिन इस बार के जो मुद्दे हैं वो हरियाणा में कुछ अलग तरीके के हैं, जहां बीजेपी
किसानों के मुद्दे पर कहीं ना कहीं फैल होती नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं किसानों को अब आकर नायाब सैनी सरकार जो है, पहले खट्टर साहब थे, अब अचानक मुख्यमंत्री चेंज करना, नायाब साहब को नया मुख्यमंत्री घोषित करना, और नायाब साहब जो अब नायाब साहब ने इन दिनों में आके घोषणाओं का अंबार लगा दिया हरियाणा के अंदर। आप जी। में जान हेलो। हाँ बोलिए बंसल साहब, बोलिए। जी। अब नायाब साहब ने जो है प्रेजेंट में घोषणाओं का अंबार हरियाणा में लगा रखा है, और दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए वापसी का एक बहुत बड़ा विषय बना हुआ है। और लोकसभा चुनाव में जो पीछे 5 सीटें कांग्रेस को आई, उसको लेके कांग्रेस में बड़ा उत्साह है यहाँ। और दूसरी तरफ हरियाणा में बीजेपी हैट्रिक लगाने को लेकर, और कहीं ना कहीं हमें यह लगता है कि इस बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही पूर्ण बहुमत मिलने की स्थिति नहीं है, क्योंकि बहुत सारे चेहरे यहाँ इंडिपेंडेंट जो है ऐसे उभर के आएंगे, जो बीजेपी जिन लोगों की टिकट काटेगी या जो बीजेपी से नाराज होंगे, ऐसे ही स्थिति कांग्रेस में है। तो बीजेपी और कांग्रेस को हमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि दोनों ही पार्टियां, दोनों ही दल वो 35 में 35 का आंकड़ा ही छू पाएंगी। अपने बलबूते दोनों ही दल आज सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है हरियाणा में। जी नहीं, निश्चित तौर पर बड़ी बड़ी दिलचस्प बात कही आपने कि बहुत सारे चेहरे निकल कर आएंगे, लेकिन अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ है उसके मुताबिक बीजेपी को वहाँ बड़ा नुकसान हुआ है। 10 में 5 सीटें बीजेपी के हाथ से गई हैं वहाँ पर, और कांग्रेस ने काफ़ी इम्प्रूव किया है। लेकिन अगर जाट और नॉन जाट की बात करते रहे हैं, सैनी जिस समुदाय से आते हैं, हरियाणा में 4% वो लोग हैं, ये बीजेपी का सैनी को बनाने के पीछे क्या कॉम्बिनेशन है, और क्या चुनाव में आप सैनी को बना देने से, खट्टर को हटा देने से, क्या जो एंटी इनकम्बेंसी है 10 साल की उनकी, तो क्या उसको वो डिफीट दे पाएंगे? वो ये भी जो चीज रही पिछले लोकसभा चुनाव में, बीजेपी कहीं ना कहीं जो टिकट के जो चेहरे थे उनके, वो सही तरह से सेट नहीं कर पाई, तो इसीलिए बीजेपी डिफीट हो गई। और वही चीज अब अगर विधानसभा चुनाव में भी अगर भाजपा ने उचित चेहरों को पे दाव नहीं खेला, तो भाजपा यहाँ भी मात खा जाएगी। जैसे कहा जाए, बताया जाए तो जैसे सिरसा वाली सीट को लेकर चले लोकसभा चुनाव में, सिरसा का टिकट आवंटन भी भाजपा के लिए गलत साबित हुआ, और ऐसे ही रोहतक का टिकट आवंटन भी भाजपा के लिए गलत साबित हुआ। अगर डॉक्टर अनिल शर्मा को भाजपा सोनीपत से चुनाव लड़ाती, तो डॉक्टर अनिल शर्मा जो है सोनीपत से सीट निकालने में सक्षम थे। ये सोनीपत की जनता की आवाज है। और इसी तरीके से सिरसा से अगर सुनीता दुग्गल को ये लोग दोबारा लेके आते, अशोक तंवर, जो कहीं ना कहीं हमें यह लगता है कि जो चारों तरफ पार्टियों में घूम के, सारे दलों में घूम के भाजपा में आ गए, और भाजपा ने उनको तुरंत मोबिलाइज कर दिया, तो वो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए बैकफुट रहा। तो वही चीज अब जो है, अगर भाजपा विधानसभा चुनाव में भी अगर सही चेहरों पे दाव नहीं खेल पाई, तो यहाँ भी भाजपा मात खा जाएगी। ठीक है, तो बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो जो कांग्रेस की बात है कि भाई अभी तक मोटे तौर पर देखा जा रहा है कि दीपेंद्र हुड्डा और उनके पिताजी बड़े हुड्डा ही चेहरा है कांग्रेस का। कुमारी शैलजा का भी मैं देख रहा था, 1-2 दिन पहले उनका बयान था कि मुझे कांग्रेस के आधिकारिक कार्यक्रमों में बुलाया नहीं जाता। वो सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वहाँ के पुरानी नेता हैं, और जो अध्यक्ष जी हैं उनके बीच में कुछ आंकड़े ठीक नहीं हैं। तो क्या जो कांग्रेस के अंदर आंकड़ेबाजी है, इसको आप कहीं कांग्रेस की पर कोई असर डालते देखते हैं? दूसरा मसला ये है कि पिछली बार 31 सीटें, बहुत लड़ाई झगड़े बवाल के बाद कांग्रेस ने 31 सीटें जीत ली थी, और भारतीय जनता पार्टी 40 सीटें ही जीत पाई थी, जब बहुत अच्छा उसका हुआ था। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस ने 5 लोकसभा सीटें भी जीती हैं, तो कहीं ना कहीं तो आप चीज़ें कांग्रेस इंप्रूव करती जरूर दिखेगी वहाँ पर। बंसल जी, अब देखिए सैलजा वाले मुद्दे पे आप बोले, सैलजा वाले मुद्दे पे मैं ये कहना चाहूंगा कि कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं, शायद आपको एक पीछे वाला प्रकरण में याद दिला दूं कि जब कांग्रेस कभी भी अगर बहुमत में आती है, तो यहाँ पे है ना, भजनलाल जब सरकार बनने वाली थी, भजनलाल जी सीएम बनने वाले थे, उनके यहाँ लड्डू बट गए थे, और लड्डू बटने के बाद अचानक हुड्डा साहब को सीएम बना दिया गया था। तो यहाँ पर पूरे हरियाणा में जो है ना एक रूमर चल रहा है कि शैलजा जी को लेके अगर कहीं ना कहीं कांग्रेस अगर बहुमत में आ जाती है, तो
वो जो भजनलाल जी वाला प्रकरण है वो दोबारा ना दोहराया जाए और सीएम का चेहरा ही चेंज ना हो जाए। तो ये हाँ, भी कयास हाँ, जो है ना लगा जी। ये बात ठीक बात। वीरेंद्र सिंह चौधरी वीरेंद्र सिंह को मैंने कहीं कहते ये बात को सुना है कि वो भाई राजीव गांधी ने उन्हें बुलाकर कहा था कि अगर बहुमत आया तो आप चीफ मिनिस्टर और बहुमत नहीं आया तो भजनलाल चीफ मिनिस्टर। इस तरह कांग्रेस में होता रहा इन सब तरह की चीज़ों को। लेकिन अभी हाल में राव इंद्रजीत सिंह ने भी कहा कि मैं तो लग रहा राज्य मंत्री बनने के लिए ही बना हुआ हूँ जीवन में, मुझे फिर मेरी पुरानी सौगात दे दी गई। तो बीजेपी में अभी अंदर कुछ कहानियां अलग अलग तरीके की चल रही हैं बंसल साहब। राव इंद्रजीत जी के मन में जो है ना कहीं टीस है कि भाई मुझे जो है ना कैबिनेट में लेना चाहिए था, उनको कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाया गया। और कहीं ना कहीं अहिरवाल की जो राजनीति है वो अहिरवाल का नारा हमेशा देते रहे हैं कि भाई अहिरवाल का चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। और अपनी जो बेटी है आरती राव, उनको भी वो जो है ना प्रमोट करना चाह रहे हैं कि आरती राव को जो है ऐसा फेस हरियाणा के अंदर मैं प्रपोज कर दूं कि आने वाला समय जो है, क्योंकि राव इंद्रजीत जो है अभी प्रेजेंट में तो राजनीति कर सकते हैं लेकिन आने वाला समय वो यूथ का है और यूथ में वो अपनी बेटी आरती राव को हरियाणा के अंदर सशक्त चेहरे के रूप में देख रहे हैं। तो वहां भी एक ऐसा है अहिरवाल को लेके भी बीजेपी के मन में टेंशन है कि राव इंद्रजीत जो है वो किस करवट बैठेंगे, तो वो टेंशन भी उनके मन में चल रही है। ठीक बात है। कुछ और मेहमान जुड़ गए हैं हरियाणा से ही, वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक प्रवीण शर्मा जी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत। और जम्मू कश्मीर टाइम के संपादक वरिष्ठ पत्रकार संजीव किरनी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हैं। संजीव जी स्वागत। मलिक जहूर साहब बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं, हमारे साथ श्रीनगर से जुड़े हैं। मलिक साहब बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका वक्त देने के लिए के न्यूज़ को। संजीव किरनी से जम्मू कश्मीर की तरफ चलते हैं, बात करते हैं। संजीव जी, एक लंबे समय के बाद राजनीतिक प्रक्रिया बहाल होती नज़र आई है, चुनाव की घोषणा हो गई है। 10 साल बाद चुनाव होंगे, 5 साल तो पहले और 5 साल इधर हो गए जब 370 हटाने के बाद वहाँ राजनीतिक प्रक्रिया बहाल नहीं थी, एलजी का शासन चल रहा था। तो चुनावों को लेकर क्या माहौल है, क्या लोग सोच रहे हैं और किस तरीके की वहाँ के आवाम का मिजाज है, मूड है? संजीव जी। जी धन्यवाद जोगेन जी। मैं तो ये कहूंगा कि चुनाव को लेकर मैं अपने जम्मू प्रांत के लोगों को 2 खित्ते में बांटता हूँ जी। एक खित्ता जो लेके चुनावों को लेके बड़ा, जिनमें बड़ा वो एक रोष है कि हाँ भाई चुनाव आ गए, और एक वो है जो कहते हैं कि चुनाव आ गए तो कौन सा वो प्रतिक्रिया हो जाएगी ऐसी। तो लेकिन फिर भी ये मैं आपको बता दूं, 10 सालों के बाद चुनाव हो रहे हैं, लोगों का एक, आप मैं जैसे कह रहा हूँ 2 खित्तों में, एक खित्ता जो उनको ये भी कियास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है चुनाव के बाद हमारा फिर से पूर्ण राज्य बन जाए, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाए, ये भी संभावना है। दूसरा, एलजी प्रशासन से भी लोगों को बहुत सी शिकायतें रही हैं। वो लोग चाहते हैं कि चलो चुनाव के बाद कुछ ना कुछ हमारी सुनवाई होगी, कुछ ना कुछ हमारी जो प्रॉब्लम है, जो हमारी दिक्कतें हैं, उनका कोई समाधान निकलेगा। ठीक बात है, ठीक बात है। बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा आपने की। इस बीच हमारे साथ देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह भी जुड़ गए हैं। महेंद्र जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। मलिक जहूर की तरफ रुख करेंगे। मलिक साहब, संजीव किरनी ने कहा कि बहुत सारी एलजी से दिक्कतें हैं थी लोगों को, अब शायद अगर उनके प्रतिनिधि होंगे तो कुछ बात रखेंगे, लेकिन पूर्ण राज्य ना देने की टीस के, एक पूर्ण राज्य था डिसमेंटल करके वो यूनियन टेरिटरी बना और फिर अब जम्मू कश्मीर के लोग पूर्ण राज्य के लिए संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। जो स्थितियां हाल फिलहाल की हैं, तो एक तो पहली टिप्पणी आपसे ये चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर की स्थिति में 370 से पहले और अब में क्या अंतर पाते हैं? दूसरा, इस राजनीतिक प्रक्रिया बहाली को किस तरह वहाँ के लोग देखते हैं? मलिक जहूर जी, उम्मीद करता हूँ कि आप सब मुझे सुन पा रहे होंगे इस टाइम। जी, एम आई ऑडिबल? जी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आपने मुझे टाइम दिया डिबेट के लिए। अच्छी बात है कि जो सबसे बड़ा जश्न होने वाला है कि इलेक्शंस शुरू हो गए हैं आफ्टर अ गैप ऑफ 10 years, बहुत बड़ी बात है जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए। लेकिन साथ ही ये भी बताता जाऊं कि जब तक ये यूटी रहता है तब तक आप खुद समझिए कि पावर किसके पास रहता है। सब जानने वाले हैं, सब यहाँ पे वरिष्ठ पत्रकार है, रेस्पेक्टेड है, सब जानते हैं कि जो इलेक्शन होंगे, एक चीफ मिनिस्टर अपॉइंट होगा तो नॉमिनल हेड की तरह रहेगा, लेकिन जो पावर्स है, जो कार्यकाल संभालेगा, जो भी संभालेगा, वो तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन से चुना हुआ नुमाइंदा, जैसे एलजी सरकार अभी चल रही है पिछले 10 साल में। तो अभी मेरे भाई ने जम्मू से कहा कि
चुनाव की घोषणा सुनते ही कुछ लोग खुश है और कुछ को शिकायत भी है एलजी सरकार से। शिकायत कुछ को नहीं है। सबसे बड़ी बात जो है, जम्मू कश्मीर एक सिंगल प्रांत था, एक स्टेट थी। इसे विभाजित करके जम्मू के भाइयों को कश्मीर के भाइयों से लड़वाया गया, अलग कर दिया गया। बस पॉलिटिक्स खेला गया, जिसमें एक बहुत बड़ी दूरी पैदा कर दी गई है, दिलों की दूरी भी और रास्ते की दूरी भी। जबकि टनल्स बन गए और डिस्टेंस बहुत कम हो गया। अगर पहले हम जम्मू पहुंचते थे गाड़ी से 12 घंटे में, अब 6 घंटे में पहुंचते हैं। लेकिन जो दिल में दूरी डाली गई है इस पॉलिटिक्स से, उस वजह से जम्मू कश्मीर की आवाम जो है दो चार है। और दूसरी बात ये बताता जाऊं कि इलेक्शन होने वाले हैं, बहुत अच्छी बात है, लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज है। लेकिन हमारे कुछ दिग्गज नेता ऐसे भी थे जिन्होंने कहा था पार्लियामेंट के फ्लोर पे कि जम्मू कश्मीर में हालात सुधर जाएंगी तो हम स्टेटहुड वापस देंगे। तो नॉर्मल हालात है अभी। इलेक्शंस भी पिछले आपने देखे, पार्लियामेंट्री इलेक्शन लोगों ने हिस्सा लिया, 58.38% वोटिंग हुई, यानी कि 58.38% वोटिंग हुई। इससे बढ़िया क्या चाहिए? इससे बड़ी अच्छी बात क्या होगी कि लोग इलेक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो आपने प्रॉमिस किया था, जो कि आपके झूठे वादे होते हैं कि पार्लियामेंट में आप कह तो देते हैं बहुत कुछ, लेकिन फिर जब रियलिटी होती है ग्राउंड पे वो कहीं नजर नहीं आती। सबसे पहली बात ये होनी चाहिए थी, हमें स्टेटहुड वापस मिलता, हमारा अपना सीएम होता, तो ये जो एलजी सिस्टम है ये थोड़ा साइड हो जाता, तो लोगों का ज्यादा एक्सेस रहता। जो कि हमारे यहाँ परेशानियां हैं, देखिए बात करूंगा मैं स्मार्ट सिटी की, जो कि मुद्दा नहीं है, पर फिर भी इस बात को जोड़ना बहुत जरूरी है कि एक एरिया को आपने पर्टिकुलरली स्मार्ट बना दिया, थोड़ा डेवलप कर दिया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि भाई मेरे के लाल चौक को आपने डेवलप कर दिया, आकर्षित कर दिया लोगों को उस तरफ, लेकिन पूरा जम्मू कश्मीर कहीं डेवलप तो नहीं हुआ ना। आप ये बताइए कि आपने जो प्रॉमिस किया था स्टेटहुड इलेक्शन से पहले स्टेटहुड देने का, वो वादा कहाँ गया? और दूसरी बात, जैसा मैंने पहले अभी कहा कि शिकायतें बहुत है, सरकार यहाँ एलजी सरकार तो है, लेकिन ये ब्यूरोक्रेसी में कहीं ना कहीं बंधी हुई है। जो अपनी मर्जी होती है वो कर लेते हैं, क्योंकि कॉमन मैन का एक्सेस कहीं है नहीं। आप डिफरेंस देखिए जम्मू कश्मीर की स्टेट का और बाकी स्टेट्स जो इंडिया की है। अगर एक टीचर उस्ताद कोई डिपार्टमेंट के खिलाफ एक शब्द बोलता है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे वो कोई भी स्टेट हो इंडिया की, रेस्ट जम्मू कश्मीर को छोड़ के कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर का एक टीचर, एक शिक्षक या अध्यापक अपने डिपार्टमेंट के खिलाफ एक चीज बोलता है तो उससे टर्मिनेट कर दिया जाता है। ये दोहरा व्यवहार मुझे समझ नहीं आया। एक तरफ तो आप सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अवाम को गले लगाने की जरूरत है, दूसरी तरफ आप बहुत सारे हकूक ऐसे छीन रहे, राइट्स ऐसे छीन रहे कि एक एम्प्लॉय अपना प्रोटेस्ट नहीं दर्ज कर पाता है, पेंडिंग सैलरी है, पेंडिंग वेजेस है, वो अपना प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहे। आपने म्यूट कर दिया है। नहीं, सुन रहे हैं हम, बिल्कुल म्यूट नहीं है आप, हम सुन रहे हैं आपको, बोलिए धड़ल्ले से बोलिए। ऐसी देखिए, अगर आप ये हकीकत में चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की आवाम को गले लगाना है तो दिल से लगाना है ना, बातों से थोड़ी ना लगाएंगे आप। और बातों से कब तक लगाते रहेंगे आप? एक ऊपर वाले तबके को आपने पावर दे दिया है, जिसे हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं या ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं। अपनी मनमर्जी वो चलाते रहते हैं। एक कॉमन मैन जो सफर करता है वो कर ही रहा है और करता जाएगा जब तक ये पॉलिटिकल सेटअप ठीक नहीं होगा, ईमानदारी से नहीं चलेगा। आपने पिछली बार देखा होगा कि पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में 3 लोग जीते, लोगों ने वोट को सपोर्ट किया, ना कि बुलेट को और ना कि प्रोटेस्ट को, बल्कि बैलेट को सपोर्ट किया। अच्छी बात है, डेवलपमेंट की तरफ हम बढ़ रहे। लेकिन आपने कभी सोचा है कि जम्मू कश्मीर की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो पूरे इंडिया में सबसे टॉप पर है? इस पर कभी मेरा कोई मंत्री बात नहीं करेगा कि भाई बेरोजगारी है। हमारे प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से तो एक पकोड़े बेचने वाला भी अपना रोजगार कमा रहा है। भाई साहब, वो जीविका होती है, वो रोजगार नहीं होता। लेकिन ये चीज इन्हें समझाए कौन? बस 2 चीजें आपने देखा होगा, यहाँ पे मैं एक कंपैरिजन करूंगा और ये मैं समझता हूं कि मेरे हिसाब से कंपैरिजन सही होगा। आपने हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की हालत तो देखी होगी जी, महंगाई कितनी बढ़ गई है। और आपने देखा होगा कि एक हुकूमत वहां पे अभी जो कर रहा है कंट्रोल, दैट इज मुस्लिम नवाज शरीफ की मुस्लिम नून लीग।
ठीक है, जो कि हार के आई है और मैंडेट चोरी करने के बाद अभी वो गवर्नमेंट चला रही है, और जो हकीकत में जीते हैं उनको पाबंद सलासल यानी जेल में डाल दिया गया है। वैसी नौबत हम यहाँ नहीं चाहते। हमारा मुल्क पुरअमन मुल्क है। हम चाहते हैं कि जो हकीकत में जीते वो सामने आए, लोगों का प्रतिनिधित्व करे, लोग जिससे चुने वो सामने आए, और हक में अगर जम्मू कश्मीर की आवाम किसी को अपॉइंट करती है तो वो दोगलापन ना करे, दिल्ली जाके एक बात ना करे और यहाँ आके दूसरी बात ना करे। बड़ी बात या मलिक तो जहूर, आप बड़ी बात है। मैं लौटूंगा चूंकि मुझे एक ब्रेक लेना है। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही हैं कि भाई दो मुही बातें नहीं होनी चाहिए, जम्मू कश्मीर में दूसरी बात, दिल्ली में दूसरी बात, और बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अच्छी बात है, खुश हैं सब लोग, लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा, आवाम को उसका अधिकार, उसका मुख्यमंत्री, इन बातों का इंतजार है जम्मू कश्मीर के लोगों को। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव का ऐलान हो गया है। हम बात जश्न जमहूरियत की कर रहे हैं। ब्रेक से पहले जम्मू कश्मीर के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार मलिक जहूर ने बहुत कड़वी लेकिन हकीकत बयां की कि किस तरीके से वहाँ की आवाम को क्या चाहिए। अच्छी बात है चुनाव हो, लेकिन उनको अपना नुमाइंदा चाहिए, उनको अपनी सरकार चाहिए। ब्यूरोक्रेटिक जो सिस्टम होता है सरकार चलाने का या शासन को चलाने का, वो बहुत सारी दिक्कतें पैदा करता है। हमारे साथ संजीव किरनी भी जम्मू कश्मीर से वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। संजीव जी, बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं, मलिक जहूर ने बहुत खरी भी कही है। वो कह रहे हैं कि भाई आप ठीक बात है, अच्छी बात है, दोगलापन नहीं करना चाहिए। जम्मू कश्मीर में कुछ, दिल्ली में कुछ, यहाँ कुछ, वहाँ कुछ, तो अभी बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की हैं। अच्छी बात है कि एक राजनीतिक प्रक्रिया बहाल हुई। जम्मू कश्मीर के लोग उम्मीद कर रहे हैं कि भाई उनको उनका अपना मुख्यमंत्री मिलेगा, उनका राज्य का जो स्टेटहुड है वो बहाल होगा। संजीव जी, देखिए दुर्गेश जी, मैं ये कहना चाहूंगा, यहाँ हर चुनाव के पहले लोगों में बड़ा उत्साह रहता है, लेकिन जब चुनाव हो जाता है उसके बाद लोगों को लगता है कहीं ना कहीं हम ठगे गए हैं। आप बात करेंगे, देखिए सबसे पहले आतंकवाद के बाद सबसे पहला चुनाव हुआ था 1996 में, जो पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री रहते हुआ था। तब फारूक अब्दुल्ला जी आए थे, उन्होंने सेल्फ अपना ऑटोनॉमी की बात करी थी उन दिनों। उसके बाद 2002 में चुनाव हुआ, पीडीपी के मुफ्ती साहब आए। हाँ, उसमें मैं एक चीज कहूंगा कि 2002 के बाद कश्मीर के हालात अच्छे हुए, अमन शांति हुई, तो वो भी अच्छा रहा। उसके बाद फिर आप बताइए मुझे, 2009 में चुनाव हुए, एनसी और पीडीपी की सरकार बनी, एनसी और कांग्रेस की सरकार बनी। उसमें उमर अब्दुल्ला साहब, जो हम कहते थे कि नौजवान नेता, उनको वो दी गई हुकूमत। उसके बाद 2014 में चुनाव हुए, आज 10 साल हो गए चुनाव हुए। आज लोगों में सबसे बड़ी बात, जो हमारे भाजपा के लोग कहते थे कि जम्मू का मुख्यमंत्री, आज लोगों को एक उत्साह, मैंने जो पहले आपसे कहा कि दो खित्तों में, एक जो खित्ता जो चाहता है कि चुनाव हो, जम्मू का मुख्यमंत्री बने, दूसरा खित्ता जो अपना एलजी प्रशासन से बहुत दुखी लोग हैं, जिनका ये मानना है कि एलजी प्रशासन में हमें कहीं ना कहीं बड़ा तंग किया गया, हमारी सुनवाई कोई नहीं हुई। अपने नेता के पास जाते हैं, वो भी कहता है, लाजवाब हो जाता है कि मेरी तो कोई सुनवाई नहीं है वहां पे। इन सब चीजों को लेकर आज लोगों में एक सबसे बड़ा ये उत्साह है कि हमें फिर से राज्य की बहाली हो जाएगी, हमारा राज्य फिर से वो जम्मू कश्मीर एक राज्य का दर्जा पा लेगा। तो ये बहुत सारी बातों को लेकर लोगों में उत्साह तो है, लेकिन कहीं ना कहीं नाराजगी भी है, और ये मानना है लोगों का, कहना है कि अब मैदान में उतर कर देखते हैं कि कौन कितने पानी में है। 370 रहा जी, आपको पता चलेगा। संजीव जी, मलिक जहूर कह रहे हैं कि टनल बन गई है, 12 घंटे की दूरी 6 घंटे में हो गई है, लेकिन वो कह रहे हैं दिलों की दूरी 24 घंटे हो गई है। उनका कहने का मतलब ये है, बात कही है, ये आमने रास्ते की दूरियां खत्म कर दी, लेकिन दिल की दूरियां बढ़ा दी हैं। बिल्कुल अच्छा कहा इन्होंने, बहुत ही अच्छा कहा इन्होंने मेरे भाई। मलिक जहूर कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए मलिक जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे भाई ने इस बात को सराहा, बहुत आभारी हूं कि ये हमारी विचारधारा रखते हैं कि जो हक का साथ और सच का साथ देते हैं। जम्मू कश्मीर लद्दाख एक स्टेट थी जिसे तीन टुकड़ों में बांटा गया, फिर 2 टुकड़ों में बांटा गया, लेकिन अब जमीन तो फिर से जुड़ सकती है, स्टेटहुड फिर से वापस आ सकता है। लेकिन बीजेपी की पॉलिटिक्स ऐसी रही है कि जिसने जम्मू के लोगों को कश्मीर के लोगों का दुश्मन बना के रख दिया है।
ये सिंपल बात है। और दूसरी बात, आपने देखा होगा हमें बीजेपी से कोई नफरत नहीं है, ना तो हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर्स हैं। हम बात करते हैं तो डंके की चोट पे करते हैं। यहाँ पर जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स थे उनको उड़ा दिया गया, डायरेक्ट प्राइवेटाइज कर दिया गया। इससे पहले आपने देखा होगा सत्यपाल मलिक जी के कितने विवादित बयान आए कि कुछ ब्यूरोक्रेट्स आए जिन्होंने मुझसे कहा कि करोड़ों देंगे, 300 करोड़ देंगे, प्राइवेटाइज कर दीजिए। नहीं किया उन्होंने। क्यों नहीं किया भाई? वो तो गवर्नर थे ना, ये तो एलजी है, इन्होंने कैसे कर दिया? तो ये सोचने वाली बात है ना कि आप यहाँ के जो रिसोर्सेज है, मिनरल्स है, उनको तबाह कर रहे हैं और किसी और के हाथ में दे रहे हैं, जिससे जनता का कोई भला नहीं होगा। भला होगा, एक एलिजाबेथन कोड याद आ रहा है मुझे, जिसमें कहा गया था कि द रिच इज बिकमिंग रिचर एंड द पोअर इज बिकमिंग पोअरर, कि अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब को मिट्टी भी नसीब नहीं हो रही है। आप अंदाजा लगाइए कि जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज है, अगर वो हकीकत में जो वो कहते हैं, जैसे कहनी और करनी बहुत फर्क है इनका। कहते कुछ है, करते कुछ है। आपने देखा होगा मोदी जी मन की बात कहते हुए 20-25 मिनट तो निकाल लेते हैं, लेकिन क्या किसी ने कभी सवाल किया, किसी इंसान की उन्होंने सुनी उस मन की बात में कि ये भी कुछ मन की कहना चाहता है? जम्मू कश्मीर की आवाम से बात करेंगे, युवा से बात करेंगे, कब बात करेंगे आप? 10 साल तो बीत गए, कब बात करेंगे? 3 फ्लाईओवर बनाने से डेवलप हो गया जम्मू कश्मीर? भाई साहब, डेवलपमेंट ये नहीं होती कि आपने एक फ्लाईओवर बना दिया जो कि ऑलरेडी अप्रूव्ड था पिछली सरकारों में। आप अब उनका काम छीन रहे और अपना लेबल लगा रहे कि ये जी इनॉग्रेट कर दिया, ये जी बीजेपी ने किया, ये जी। हमें कोई दुश्मनी नहीं है भाई मेरे, हमारी करेंगे। सिर्फ लाल एक चौक का जरा लाल चौक का जरा बताइए। वो मैं तो इधर बहुत दिनों से नहीं गया हूँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि लाल चौक में बहुत कुछ डेवलप हो गया, बदल गया, बिल्कुल तस्वीर बदल गई, तकदीर बदल गई। बदला भाई, बहुत कुछ बदला। आप बीजेपी की सुने तो लाल चौक बहुत बदल चुका है। लोगों की इतनी भीड़ होती है कि पूछिए मत, सेल्फी पॉइंट बन गया है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो डेवलपमेंट होनी चाहिए जम्मू कश्मीर की आवाम की, एम्प्लॉयमेंट के हवाले से डेवलपमेंट, एजुकेशन सेक्टर को अपलिफ्टमेंट करने की डेवलपमेंट, हॉस्पिटल्स को अपलिफ्ट करने की डेवलपमेंट। आप देखिए कौन सा सेक्टर सही चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में, बताइए तो। आपसे ही पूछते हैं कौन सा सेक्टर सही चल। अंबानी अडानी के सिवा किसी का भी सेक्टर कोई ठीक नहीं चल रहा है, कहीं पे कोई सेक्टर ठीक नहीं है। बस अंबानी अडानी। जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी आपको नुकसान दे रही है उसे खरीदने वाला कौन होता है? बेचने वाली तो सरकार है, खरीदता कौन है भाई? नुकसान दे रही है तो कैसे खरीद रही है वो? कैसे खरीदा उन्होंने जब नुकसान दे रहा है तो? और जब उनके हाथ में संपत्ति वालों के हाथ में, तो फिर फायदा कैसे आ जाता है उनको? करोड़ों तो जहूर साहब, मैं बाकी लोगों को ले लेता हूँ। बड़ी महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं महेंद्र सिंह। जहूर साहब ने बड़ी तार्किक बातें की। जो पूरे देश में विपक्ष का दर्द है, वही दर्द जम्मू कश्मीर में भी है, और वहीं पत्रकारों का भी दर्द है। पत्रकार भी वही बात कर रहे हैं कि भाई जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो सरकारी चीज़ें हैं, वो प्राइवेटाइज हाथों में दे के अगर ये डेवलपमेंट है तो फिर भाई, तो फिर बहुत तगड़ा डेवलपमेंट हो रहा है पूरे देश में। और वो बड़ी महत्वपूर्ण बात, बड़ी अपीलिंग बात, मेरे दिल को छू गई जहूर साहब की बात कि भाई 12 से 6 घंटे दूरी हो गई जम्मू और कश्मीर की, लेकिन दिलों की दूरी बढ़ी है। ये चिंताजनक है हम सब हिंदुस्तानियों के लिए। महेंद्र सिंह, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। और वो जो टनल है वो दिलों में बन गई है टनल। ये सही बात कह रहे हैं मलिक साहब। वो सिर्फ पहाड़ों में नहीं बनी है, दूरी और बढ़ गई है। और उसके 2 नुकसान भी हैं। पर्यावरण का भी नुकसान है, बहुत ज्यादा पहाड़ों में लैंडस्लाइड्स बहुत हो रहे हैं। मैं पिछले साल करीब आधा कश्मीर घूम के आया, पूरा लद्दाख भी गया और कश्मीर वैली भी गया, तमाम जगहों को। वहाँ लोगों से जो बात हुई उस वक्त, कि मैंने लोगों से पूछा कि क्या कुछ बदलाव आया है या नहीं आया है, तो उन्होंने कहा कि आप थोड़ा मोहल्लों की सड़कें देख लीजिए जो 10 साल से नहीं बनी है, थोड़ा सा अंदर और जाके देखिए वैसे ही तो वैसे ही है। तमाम जो बोट चलाते हैं जो डल झील में, तो उनकी अपनी अलग परेशानियां हैं। उस तरीके से भले ही टूरिज्म बढ़ा है, लेकिन जो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट का जो बात कह रहे थे मलिक साहब, निश्चित तौर पे जो देश का हाल है वही वहाँ पर भी हाल है, इस तरीके का हाल है, कोई अलग नहीं है।
कोई ऐसा नहीं है कि स्पेशल पैकेज दे करके जम्मू कश्मीर को बहुत अच्छा कर दिया गया हो। वो कह रहे हैं लेकिन अब बेकारी सबसे ज्यादा है जम्मू कश्मीर में, देश में सबसे ज्यादा अगर बेकारी कहीं है तो जम्मू कश्मीर में। हाँ, वो शायद दूसरे या तीसरे नंबर पे है। ये एक रेस लगी रहती, कभी राजस्थान ऊपर हो जाता, कभी हरियाणा, कभी जम्मू कश्मीर, कभी तो ये पूरे देश का वही हाल है। ओवरऑल पूरे देश का है, मतलब कोई अलग नहीं है। लेकिन यह है कि एक अच्छी उम्मीद की बात यह है कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद ही सही चुनाव डिक्लेयर हो गए हैं। अब लोगों को अपनी सरकार वहां मिलेगी, अपने जनप्रतिनिधि वहां मिलेंगे, और फिर उस हिसाब से जो एक फर्क पड़ता है, एक वो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, उसका अपना एक अलग रहता है लोगों से मिलने जुलने का और तमाम चीजें, लेकिन जो चुनी हुई सरकार है उसका एक अलग फर्क पड़ता है। तो वो अब निश्चित तौर पर एक अच्छी चीज है, और शायद इसके बाद स्टेटहुड भी आए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। स्टेटहुड तो आएगा ही आएगा, लेकिन वो कब आएगा अभी डेट नहीं पता। लेकिन जब सरकार चुनी हुई होगी तो उसका एक अपना दबाव भी है, उसका एक अपना प्रेशर भी काम करेगा। तो ये कहा जा सकता है कि अच्छी उम्मीद एक देखी जा सकती है। वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए बहुत सारे, मतलब सेब बागान वालों के अलग अपने इश्यूज थे। मैंने लोगों से वहाँ बात की, सिक्योरिटी फोर्सेस की हमारे लिए एक दिक्कत ही है। बोले कि हम सबको उन्हीं नेताओं से देखा जाता है, हमें कहीं जाना है गाड़ी चेक कराइए, कहीं जाना है ये कराइए। ये एकदम जेन्युइन सी प्रॉब्लम है। वहाँ मार्केट है जो कश्मीर में, श्रीनगर में, तो वहां पर लोग, मार्केट के लोग भी जा रहे हैं। अब एक रास्ता बंद कर दिया गया, अब वहां से उनको वही रास्ता आने में 1.5 घंटे लगते हैं जो 15 मिनट में कवर कर सकते थे। तो एक ये भी एक बहुत है कि हमें क्या, हमारे पे भरोसा नहीं कर रहे हैं आप। ये बड़ा सवाल था वहां के लोगों का कि आप सिक्योरिटी फोर्सेस ये सवाल तो वो लोग पूछते हैं, पूरे देश से पूछते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग वो पूछते हैं। महेंद्र सिंह, बड़ी महत्वपूर्ण बात एक और कही मलिक जहूर ने कि भाई आप चुनाव हो रहा, बहुत अच्छी बात, स्वागत, बहुत खैर मकदम है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो सरकार बनेगी वो रिमोट से चलेगी, वो अपनी सरकार कैसे होगी, ये सवाल खड़ा कर रहे हैं वो। हाँ, ये देखिए, ये कुछ हद तक कहा जा सकता है कि अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास पावर्स थोड़े ज्यादा दे दिए गए हैं, दिल्ली की तरह कर दिया गया है। एक तो मसला ये भी है कि इसकी जरूरत नहीं थी कि पावर्स आप कुछ लेफ्टिनेंट गवर्नर के ज्यादा, और चुनाव से जस्ट थोड़े दिन पहले ही, कुछ महीने पहले ये बढ़ाए गए। तो ये निश्चित तौर पर एक तरीके की बात वहाँ के लोग कहेंगे, इसमें कहीं दो है। लेकिन बावजूद इसके मैं फिर भी एक पॉजिटिव चीज ये देख रहा हूँ, जब चुना हुआ मुख्यमंत्री होता है, जैसे दिल्ली में देखिए, तमाम चीजें करने के बावजूद आम आदमी पार्टी रजिस्टर करती है, आम आदमी पार्टी कहती है, तो आप कहने से रोक नहीं सकते, और उसका बड़ा दबाव होता है। आप कितना भी परेशान कर लीजिए, ऐसा कह सकते हैं आप, ऐसा कह सकते हैं कि भाई लोकतंत्र में देखिए यही एक तरीका है, लोकतंत्र में और कोई तरीका है नहीं। आप कैसे इतनी राहत तो होगी, इतनी राहत तो होगी जम्मू कश्मीर के लोगों को। जी बिल्कुल, और वो अपनी बात, कम से कम अपने प्रतिनिधि आएंगे, विधायक आएंगे, जिनके मुख्यमंत्री होंगे, मंत्री होंगे, वो हर मंच पे बात उठाएंगे अपनी। अभी जो नहीं उठा सकते, विधानसभा में वो फ्रीडम रहेगी उठाने की बात, वो कहेंगे। जब दिल्ली में देखे आम आदमी पार्टी कहीं नहीं बोल पाती तो केजरीवाल साहब विधानसभा में बोलते हैं, हर वो मुद्दा उठा लेते हैं विधानसभा में, 2 दिन का सत्र बुला लेते हैं और विधानसभा में बात कह लेते हैं। तो ये रहेगी फ्रीडम, कम से कम कुछ नहीं होने से। एक मैं ये देख रहा हूँ उम्मीद, जो इतने दिनों से लगातार लोकसभा के चुनाव हो गए, उसके पहले पंचायत के चुनाव हुए, माहौल तो ठीक था, क्यों नहीं हो रहे थे? सुप्रीम कोर्ट को क्यों दखल देना पड़ा कि 30 सितंबर तक आपको ये पूरा करना ही पड़ेगा? तो जाकर के सरकार, मशीनरी सब तैयार हुई और उसके बाद चुनाव की घोषणा हुई। तो एक उम्मीद तो की जानी चाहिए लोकतंत्र में, कम से कम। ठीक है, हम लोग उम्मीद करते हैं, आशावादी लोग हैं। अब जम्मू कश्मीर से थोड़ा हरियाणा की तरफ बढ़ते हैं। प्रवीण शर्मा बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। शर्मा जी, अभी जम्मू कश्मीर पर चर्चा से पहले नवीन बंसल साहब से एक बातचीत हुई, शुरुआती बातचीत, बड़ी महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही। वो एक बात कह रहे हैं कि भाई इस बार निर्दलीय बहुत सारे लोग निकल कर आएंगे, बड़ी तगड़ी तैयारी है। ऐसा वो मान रहे हैं कि किसी को क्लियर बहुमत नहीं मिलेगा। खैर, अभी चुनाव घोषणा हुई है, कैंपेन शुरू होगा, अभी बहुत सारी चीज़ें बदल सकती हैं, देखी जा सकती हैं। लेकिन जो जाट गैर जाट का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, पहलवानों का मुद्दा, नौजवानों का मुद्दा, अग्निवीर, ये मुद्दे क्या ग्राउंड लेवल पर दिखेंगे? और भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी उसको दिक्कत करेगी क्या वहां? प्रवीण शर्मा, अनम्यूट करिए शर्मा जी।
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह आप बता रहे हैं कि जिस तरह के मुद्दे आपने अभी गिनाए हैं कि चाहे जाट नॉन जाट का मुद्दा ले लीजिए और चाहे किसान आंदोलन ले लीजिए, इन सब का कहीं ना कहीं इफेक्ट विधानसभा चुनाव पर पड़ना तय दिखाई देता है, क्योंकि जो बीते लोकसभा चुनाव है नहीं, उसमें भी किसान जो है, दावा किया पहलवान जा रहा था है, भाजपा की तरफ नौजवान से है, कि अग्निवीर है, बहुत सारे मुद्दे, किसान, नौजवान, जी जी पहलवान, बिल्कुल सब बिल्कुल, मुद्दे हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि जितने भी मुद्दे आप ये गिना रहे हैं उन सब का इफेक्ट साफ तौर पर पड़ना तय दिखाई देता है। और उसी का एक कारण है, मैं आपको बताऊं कि जो हरियाणा में चुनाव की घोषणा होने से पहले, मैं अगर बात करूं तो 1 से 1.5 महीना पहले से ही जो बीजेपी है उसने धुआंधार एक तरह से प्रचार शुरू कर दिया था अपनी स्थिति को सुधारने के लिए और मुख्यमंत्री लगातार, जैसा कि आप भी जानते हैं, आप भी दिखाते हैं कि लगातार बैठकें कर रहे हैं कैबिनेट की और उसमें योजनाओं को पास कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो है जनता को एक पक्ष में किया जाए, क्योंकि जो 9 साल मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री रहे थे वो कहीं ना कहीं एक भारी इनकम्बेंसी का सामना जो है उनको करना पड़ रहा था। और अब जो है ये साफ तौर पर ग्राउंड पे लोकसभा चुनाव में दिखाई दे गया, जिसके बाद से लगातार घोषणाएं की जा रही है। चाहे किसानों को लेकर आप देख लीजिए जो घोषणाएं की गई हैं, खेल को लेकर आप घोषणाएं देख लीजिए, क्योंकि अभी जो मनु भाकर और जो 2 गोल्ड लेके आए थे उनको डिप्टी डायरेक्टर तुरंत बना दिया गया खेल विभाग में। तो इस तरह एक तरह से लुभाने की कोशिश जो है बीजेपी की लगातार जारी है, लेकिन ग्राउंड पे अगर बात करें तो उस तरह का कुछ होता दिखाई नहीं देता कि जनता लोक लुभावने वादों में आती नजर आ रही है। क्योंकि जैसा फील्ड में अगर आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं दबी आवाज में जनता योजनाओं का लाभ तो ले रही है, लेकिन खुश कहीं दिखाई नहीं देती है। जी नहीं, ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें आपने रखी। अब जरा इन पर बात कर लेते, जेजेपी, इनेलो और इस तरह के राजनीतिक दल हैं, इनकी भूमिका को आप कैसे देख रहे हैं? जैसे पिछली बार जेजेपी के सहयोग से सरकार बनानी पड़ी, पिछली बार कांग्रेस में इतनी उठापटक थी, हुड्डा जी, शैलजा, पूरा मतलब चिथाड़ मची थी, इतने बवाल के बाद भी 31 सीटें वो जीते थे कांग्रेस वाले, और बीजेपी 40 सीटें जीती थी। जेजेपी के सहयोग से उनको सरकार बनानी पड़ी। इस बार लोकसभा चुनाव से पहले जेजेपी से तलाक हुआ बीजेपी का, उसके बाद इनेलो से कहीं बीएसपी का गठबंधन होता है, कहीं इसका होता है। चूँकि आप लोग ग्राउंड जीरो पर हैं, हम लोग तो बहुत दूर बैठ के बहुत सारी चीज़ें नहीं देख पाते, लेकिन आप लोग ज़्यादा बेहतर समझ रहे हैं कि इनेलो और जेजेपी जैसे दलों की क्या स्थिति, क्या हश्र होने वाला है, बीएसपी का भी कोई इफेक्ट है क्या वहाँ पर? देखिए बीएसपी की अगर बात करें, बीएसपी और आईएनएलडी की कोशिश है कि गठबंधन किया जाए और गठबंधन में चुनाव लड़ा जाए। और जहां तक जेजेपी का सवाल है, जो कि अभी 1 साल पहले ही सरकार से अलग हुई है, तो उसका हश्र सभी ने जो है अभी लोकसभा चुनाव में देखा था कि किस तरह का उनको जो है रिस्पॉन्स मिला था। और फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो अभी जेजेपी कोशिश जरूर कर रही है कि किसी भी तरह से फाइट में आ जाए, लेकिन ग्राउंड लेवल पर जेजेपी और इंडियन नेशनल लोकदल कहीं दिखाई नहीं देती, और ना ही यहाँ पर बीएसपी दिखाई देती है। अगर मैं ये कहूं कि पूरे हरियाणा में अगर देखें तो मुख्य मुकाबला जो है भाजपा और कांग्रेस के बीच है। और जैसा कि आपने कहा कि पिछली बार इतनी उठापटक के बावजूद जो है 31 सीटें कांग्रेस ने निकाल ली थी, तो मैं आपको बता दूं कि उठापटक इस वक्त भी कम नहीं है। किरण चौधरी के जाने के बाद जो एक माना जा रहा था कि एक गुट कम होगा हुड्डा के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। एक गुट रणदीप सुरजेवाला ने एक अलग से अपना गुट खड़ा कर दिया है। तो ये कांग्रेस की जो समस्या है, और शैलजा और प्रदेश अध्यक्ष जी में भी कुछ टोन फोन चल रही है। शैलजा जी ने भी कहा कि भाई मुझे तो कार्यक्रम में बुलाते नहीं है लोग, बड़े हुड्डा और सब अध्यक्ष जी सब हाईजैक किए हुए हैं पार्टी को। जी देखिए, साफ तौर पर कांग्रेसी के जो अदर गुट हैं, चाहे शैलजा लगा लीजिए, चाहे आपके वीरेंद्र सिंह है और आपके रणदीप सुरजेवाला है, उनका एक तरह से अलग ही चाल चलती है। अभी जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा न्याय यात्रा पूरे हरियाणा में निकाल रहे हैं, इसी तरह की जन यात्रा शैलजा ने भी एक यात्रा की घोषणा की है, जो कि यात्रा निकाल रही है। और बीच में तो यहाँ तक एक बात उठी थी कि मुख्यमंत्री की दावेदारी भी कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा ने की थी। हालांकि वो सांसद हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने मुख्यमंत्री की दावेदारी कहीं ना कहीं की थी। और लोकसभा चुनाव में साफ तौर पर देखने को मिला था कि किरण चौधरी को छोड़कर कोई भी नेता जो है शैलजा के प्रचार में वहां पर शामिल नहीं हो पाया था। तो इससे साफ जाहिर है कि अभी दूरियां कम नहीं हुई हैं, और जो ये कांग्रेस की अंदरूनी उठापटक है वो कहीं ना कहीं अब भी उनको नुकसान देगी। हालांकि लोगों का ये मानना है कि अगर हुड्डा को फ्री हैंड दिया जाता है, जिस तरह से लास्ट टाइम पे दिया गया था, वो बहुत कम समय बचा था जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्री हैंड दिया गया था। पिछली दफा ऐसा हुआ था, पिछली दफा ऐसा हुआ था। फ्री हैंड जी हुआ था, आपको याद होगा कि लास्ट में फ्री हैंड दिया था तो 31 सीटें आ गई।
थी, लेकिन अब लोगों का मानना है कि हुड्डा को अगर फ्री हैंड दिया जाता है तो इस चुनाव को निकाल सकते हैं, मतलब सरकार हरियाणा में बना सकते हैं। लेकिन अभी तक अगर आज की मैं बात करूं तो अभी तक इसका कोई हल निकलता दिखाई नहीं देता, क्योंकि जो पिछली बार जो कांग्रेस ने टिकटों का बंटवारा किया था उसमें साफ तौर पर जो साउथ हरियाणा है उसमें कुछ ऐसी टिकटें दी थी कि जो प्रत्याशी कहीं जीत के आसपास भी नजर नहीं आ रहे थे, उनकी मैं कहूं कि जमानत तक जब्त हो गई थी। तो ये अच्छा, चीज अगर कांग्रेस फिर से दोहराती है। शर्मा जी एक बड़ा आपने जिक्र कर दिया ऐसे नेता का, रणदीप सिंह सुरजेवाला का, तो मेरी मतलब अंदर से एक जानकारी के लिए मेरे मन में एक बात आ गई कि भाई ये तो गगन बिहारी नेता हैं, हवाई नेता हैं, ये टीवी वाले नेता हैं, ये विधानसभा चुनाव हार जाते हैं बुरी तरीके से, लोकसभा चुनाव हार जाते हैं, इनका कोई आधार नहीं, फिर ये क्या गुट बनाए घूम रहे हैं? इनका क्या आधार जनाधार है शर्मा जी? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए पिछले काफी सालों से एक चीज मान के चली जा रही थी कि रणदीप ये सुरजेवाला जो है एक तरह से राष्ट्रीय राजनीति में चले गए हैं और अब वो कहीं ना कहीं स्टेट में दखल नहीं देंगे। लेकिन जब भी चुनाव नजदीक आता है या इस तरह की गतिविधियां होती है तो सुरजेवाला तुरंत मैदान में कूद जाते हैं और कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश करते हैं। आपने सही कहा कि वो चुनाव जीत नहीं पाते हैं, जनाधार है नहीं, लेकिन जो कुछ समर्थक हैं उनके सहारे वो कहीं ना कहीं एक नया गुट खड़ा करके एक समस्या तो जरूर कांग्रेस के लिए पैदा करने का काम करते हैं। हालांकि उनके ऊपर आरोप लगाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उनकी जो सीधी ट्यूनिंग है वो आला कमान के साथ है, राहुल गांधी के साथ है। गांधी शर्मा जी इधर आला कमान झटके हुए है, उनको ज्यादा टीवी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर नहीं आ रहे हैं। वो आला कमान समझ गया है कि ये मतलब मामला है नहीं दमदार। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ज्यादा दमदार मामला नहीं है, इसलिए इनको टीवी पर बैठा के रखा जाए ताकि व्यस्त रहे और जो हरियाणा में एक कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है वो कहीं ना कहीं कामयाब हो जाए। एक छोटा सा मेरा और सवाल, कांग्रेस में तो इतने सारे धड़े हैं, बीजेपी में इससे कम है या ज्यादा है? जी आपने बहुत बढ़िया किया कि ये सवाल किया। मैं आपको बताना ही वाला था कि बीजेपी की अगर इस वक्त बात करें, मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया था कि पिछले 1.5 महीने से इस तरह से प्रचार किया जा रहा है मानो इलेक्शन आज ही आ गया है। और वही कारण है कि जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं एक तरह से एक दूसरे के खिलाफ भी प्रचार करते नजर आ रहे हैं। और इसमें साफ है कि जितने लोग अभी प्रचार में जुटे हैं, क्योंकि टिकट एक को मिलना है और हर विधानसभा से आप देखेंगे 5 से 10 लोग जो है लगातार प्रचार में जुटे हैं, तो कहीं ना कहीं इनमें से बगावत होनी भी तय है और गुट बनना भी तय है। क्योंकि जिन 4 या 5 लोगों को टिकट नहीं मिलेगा और जो लगातार प्रचार कर रहे हैं धुआंधार, तो उनका कहीं ना कहीं बीजेपी से छिटकना भी तय नजर आ रहा है। हो सकता है कि दूसरी पार्टियां टिकट भी बाद में डिक्लेयर करे कि कोई छिटक के आएगा तो हम उसको लपक लें। ठीक बात है, ठीक बात है। अब चूंकि मेरे पास वक्त थोड़ा सा बचा है और एक अहम सवाल मलिक जहूर से मुझे लेना है। मलिक जहूर, एक अभी चुनाव घोषणा से पहले ही, बल्कि वो मतलब आम तो हुआ है चुनाव के बाद कि वो 1972 माफ़ कीजिएगा 1971 और 1962 ये वाले जो लोग पीओके वाले थे उनको कुछ सुविधाएं देने का ऐलान किया गया है, कुछ चीज़ें देने का ऐलान किया गया, उनको कुछ परमानेंट करने का ऐलान किया गया है। जबकि इसको लेकर अभी सवाल भी उठ रहे हैं कि भाई चुनाव घोषणा के बाद भी इस तरह की चीज़ें की गई हैं, तो क्या इसका कुछ इम्पैक्ट वहाँ पर पड़ेगा? देखिए, जैसा मैं बताता आ रहा हूँ कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में बैठी बीजेपी ये समझती है कि सब कुछ वो जानते हैं, बाकी जनता मूर्ख है। मैं कहने को तो कहूँ कि कंधार में जो अभी प्रेसिडेंट है उनको भी इलेक्शन के लिए लड़वा दूं दिल्ली आके, हो सकता है? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, कि अफगानिस्तान का हमारे देश में क्यों चुनाव लड़ेंगे? जी नहीं, कहने को तो कुछ भी कह रही है ना बीजेपी सरकार कि पीओके को। देखिए भाई, एक हिस्टोरिकल ब्लंडर तो हुआ है, आप ये माने या नहीं माने, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री रही है कि जब कबाइलों ने हमला किया, 1948 की बात है जो हम हिस्ट्री में पढ़ते आ रहे, और उस वक्त प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने फौज की मदद से कबाइलियों को खदेड़ा। बहुत अच्छा काम है, ये तो सब जानते हैं ना, अच्छा काम किया है। लेकिन भाई ये जम्मू कश्मीर के 2 टुकड़े क्यों करवाए? आपने खदेड़ा ही था ना, तो पूरा खदेड़ देते ना। पीओके बनने क्यों दिया आप लोगों ने? बड़ा सवाल है, अहम सवाल है जी। फौज तो आपके पास थी, आपने कश्मीर को तो छुड़ा दिया था कबाइलियों से, तो फिर आगे जाके आपने पूरा जेएंडके क्यों नहीं छुड़वा दिया? पीओके क्यों बनने दिया आप लोगों ने?
तो क्या मैं ये समझूं कि ये डेलिब्रेट बार्गेन था एक, कि भाई साहब आप थोड़ा हट के रहिए, इधर वाला हम लेंगे, उधर वाला आप लीजिए, और मुद्दा बनता रहेगा, वोट बैंक चलता रहेगा? ये तो मुझे डेलिब्रेट बार्गेन लग रहा है और डेलिब्रेटली किया गया एक्ट लग रहा है। कहा है कि सफर जम्मू कश्मीर के लोग कर रहे हैं, चाहे वो इधर हो चाहे वो उधर हो, बशर्ते ये कि उधर वाले ज्यादा सफर कर रहे हैं आजकल। आप देखते होंगे कि आजकल वीडियोस में क्या हो रहा है, वहां हमारे पड़ोसी मुल्क में क्या चल रहा है। देखिए, जब तक एक जर्नलिस्ट फ्री नहीं रहेगा, सही बात नहीं कहेगा, तब तक वो जर्नलिस्ट नहीं होगा। और दूसरी बात, जिस दिन जर्नलिस्ट एक हिंदू, एक मुसलमान, एक सिख या एक क्रिश्चियन जर्नलिस्ट बन गया, तो जर्नलिज्म का जनाजा निकल गया। आपने बोलना है तो सच बोलो और हक बात बोलो, चाहे जो भी हो। जम्मू कश्मीर के हालात आप लोगों को पता है, स्पेशली कश्मीर की अगर बात करें, थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ बोल दिया तो सुबह बुलावा आ जाएगा आपके पास कि भाई साहब आ जाइए, क्या बोल रहे थे आप कल। लेकिन मुझे एक चीज का जवाब आज तक नहीं मिला कि आई एम अ हिस्ट्री स्टूडेंट, बैकग्राउंड मेरा हिस्ट्री का था, देन आई गॉट पीजी इन इंग्लिश लिटरेचर, फिर जर्नलिज्म में मैंने जी मुझे लगता है कि जी भाई कुछ तो हो जी, मुझे लगा कि कुछ तो हो कि लोगों का काम किया जाए, कि एक आवाज बने जिससे मासेस को जोड़ा जाए, तो मैंने ये फील्ड चुना। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ ये है कि भाई साहब आपके पास पावर थी, आपने कबायलियों को खदेड़ा, आपने मार भगाया, आपने बड़े बड़े नाम बनाए, लेकिन आपने उस टाइम पे थोड़ा आगे जाके पीओके को क्यों नहीं मिलाया अपने साथ? ये जानबूझ के किया गया क्या, ताकि जम्मू कश्मीर की आवाम मरती रहे और ऐसे ही परेशान होती रहे? ठीक बात है, ठीक है संजीव किरनी। और आज आप कह रहे हैं कि हम पीओके की 6 सीट्स गिनेंगे, कैसे गिनेंगे आप? ठीक बात है। संजीव किरनी जी वो कह रहे हैं कि भाई ये तो पॉलिटिकल मुद्दा शुरू से बना दिया गया पीओके को, और वो बात वाजिब करें भाई मिला लिया जाता। आप कोई राय रखते हैं इसमें? अनम्यूट करिए संजीव जी। संजीव जी हम सुन नहीं पा रहे हैं आपको, अनम्यूट करिए। कुछ लग रहा नेटवर्क गड़बड़ है। मैं महेंद्र सिंह की एक अंतिम टिप्पणी लूंगा। महेंद्र सिंह जी, अभी मलिक जहूर ने एक ऐतिहासिक बिंदु उठा दिया। भारतीय जनता पार्टी इस बिंदु को उठाती है बार बार कि नहीं नेहरू जी ने गलती की है, लेकिन वो तथ्यों के आधार पर और एक कश्मीरी होने के नाते उन्होंने इस बात को रखा है, तो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पे एक और बात कहना चाहूंगा मैं, सॉरी टू इंटरप्ट यू। हिस्टोरिकल तथ्य उठाता तो बीजेपी भी है, अच्छी बात है, हम भी समझते हैं कि उठाते हैं, लेकिन उसे सुधारने के लिए आप क्या कर रहे हो? ठीक है, मुद्दा ये है, ठीक है, आपने हिंदू मुस्लिम शुरू कर दिया, आपने हिंदू मुस्लिम झगड़े शुरू कर दिए, मस्जिद मंदिर कर दिए, ठीक है, देश को बर्बादी की तरफ ले गए। ठीक है जहूर साहब, ठीक है जहूर साहब। संजीव किरनी अगर सुन रहे हो तो एक छोटी सी टिप्पणी इसमें क्या, संजीव किरनी आपका क्या नजरिया है? ये बात आपको सुननी पड़ेगी। ठीक है संजीव किरनी सुन रहे हैं आप? अंतिम टिप्पणी महेंद्र सिंह, कार्यक्रम खत्म करूंगा। महेंद्र सिंह बोलिए। मैं ये कह रहा था कि मलिक साहब का एक नजरिया हो सकता है, लेकिन जब हम इतिहास की चीजों को वर्तमान में देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि शायद ऐसा हो सकता था या ऐसा हो सकता था, लेकिन जिस वक्त जो सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग ऐसे फैसले लेती हैं, तमाम ऐसी चीजें होती हैं। तो उसमें मतलब उस वक्त के इंटेंशन को इतना ज्यादा आरोपित करना भी मुझे लगता है कि ठीक नहीं है कि उन्होंने जानबूझ के ये पनिशमेंट देने के लिए ऐसा किया, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मेरा मानना है। एक ब्लंडर हुआ है, वो एक ऐतिहासिक गलती हुई है, मान लेते हैं। वो ऐतिहासिक गलती, जब आप कोई काम करते हैं तो राजनीतिक तौर पर कुछ ऐसी चीजें होती जो बाद में आने वाले समय में पता चलता है कि भूल हुई है, और उसकी अब उसको दूर करने के लिए, कहते हैं ना, उसको ठीक करने के लिए क्या चीजें की जा सकती हैं, क्या की जानी चाहिए, इस पर बात होनी जरूरी है। ऐसे तो इतिहास की बहुत सारे पन्ने ऐसे खोदना शुरू करेंगे तो पता नहीं ये एंडलेस बहस होगी कि ऐसा होता तो ऐसा होता, वैसा होता तो वैसा होता। ये अब मुझे नहीं लगता। ठीक है, अब मेरे पास वक्त नहीं है। जहूर साहब माफी, आप चर्चा में बहुत अच्छा लगा और बहुत तथ्यों के साथ में आपने कार्यक्रम को रखा, बहुत शुक्रिया। जल्द हम लोग फिर मिलेंगे किसी नई चर्चा में। बहुत धन्यवाद नवीन बंसल, प्रवीण शर्मा,
मलिक जहूर, संजीव किरनी, तमाम उन दर्शकों का भी आभार जिन्होंने इस कार्यक्रम को सुना। कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण था, दिलचस्प था। गेस्ट भी बड़े शानदार तरीके से अपनी अपनी बातों को रखा। सवाल ये है कि कश्मीर को कश्मीरियत, इंसानियत, जमहूरियत जिसका वो हकदार है, उस दिशा में कदम बढ़े हैं। इंसानियत हमें आपको कायम रखनी होगी। और हरियाणा में मुश्किलें दोनों बड़े राजनीतिक दलों को हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव को अगर देखें तो कांग्रेस पार्टी ने वहाँ 5 सीटें 10 में जीती हैं। मुकाबला बहुत दिलचस्प है। नमस्कार।